आपकी एंट्री कैसे हुई इवेंट मैनेजमेंट? मेरी भी सिमिलर तरीके से हुई, क्योंकि मैंने कई आर्टिस्ट के लिए ओपनिंग एक्ट की तरह परफॉर्म किया। RDB, बोहेमिया, इन सब के लिए जब ये स्टेज ओपन करते थे, बिलाल सईद एंड ऑल, इनसे पहले मैं परफॉर्म करता था। ओके। सो आई वॉज गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जो सुनना चाहते थे म्यूजिक। ओके। सो इन आर्टिस्ट के थ्रू मैं भी दिख रहा था। सो आप जब यहाँ पे आए ऑस्ट्रेलिया में, तो यू केम एज अ स्टूडेंट? हाँ जी, मैं है ना? 18 साल तो का फिर था। हाँ जी। रियलाइज कैसे हुआ कि अब सिंगिंग स्टार्ट की जाए? बिकॉज स्टूडेंट लाइफ तो खुद ही इतनी टफ होती है कि उसमें कुछ और सोचना। सो ये सिंगिंग कहाँ से उसमें ऐड हो गया? ये स्टूडेंट लाइफ के बाद ही हुआ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ तो आप ये भी नहीं सोच पाते कि अगला डॉलर कहाँ से आने वाला है। तो आपको कमाना है और खर्चा करना है साथ साथ ही। और निश, आपने कहा जैसे ये सारा आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए, तो कौन से वो चैलेंजेस, अगर कोई चैलेंज आया, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि चैलेंजेस ही आते हैं और आज तक भी आ रहे हैं। ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आपको फील कराएंगे कि यार बस दैट्स इट, मतलब अब नहीं करो, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम आ गया है, बड़े हो गए हो, आपका मतलब वो टाइम चला गया है जब आपको ये सब करना चाहिए था। बट ऑल दीज चैलेंजेस आर द वन विच मेक्स यू फील मोर कि अब तो करना ही है, अब करना है सबको रॉन्ग प्रूव करने के लिए। Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you the most. Welcome to Ruh Dariyan, where we dive deep into soulful conversation and inspiring stories. आज रूह दारिया के स्टूडियो में हैं जी निश पावा। उनसे हम बात करेंगे about his career being a singer, being an actor, being an event organizer, and he has been into different kind of other businesses as well. आज की हमारी जर्नी रहेगी about the food for his soul, about his passion, because जो हम करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि is the food for our soul. कई बार जो सोल क्रेव करती है it's different. So आज हम उनसे बात करते यही सारी जर्नी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम स्ट्रगल करते हैं उन चीज़ों में जो हम बनना चाहते हैं, या हमारी जो इंटरनल ड्राइव है वो किस तरफ है, और इस चीज़ में हमें क्या क्या स्ट्रगल्स आती हैं, हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और कैसे हम उन चैलेंजेस को ओवरग्रो करते हैं एंड वो अचीव करते हैं उन सारी मुश्किलों के बावजूद जो हम करना चाहते हैं। सो इसी थॉट के साथ लेट्स वेलकम निश पावा। हेलो निश, कैसे आप? बहुत अच्छा, और यहाँ आके और अच्छा हो गया। एक तो आपका जो कॉन्सेप्ट रूह दारिया, मतलब इट टचेस द, मतलब जैसे बोलते हैं ना सोल, है ना, रूह है। एंड उसके अलावा भी एक वाइब है जो आपके साथ और वजीर पाजी के साथ मेरे को आती है, तो वो कनेक्शन जो है वो और अच्छा कर देता है, चाहे कैसा भी हो ना। तो अनडाउटेडली आई एम वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। That's very good, very good. So Nish, as we spoke कि you started your जो आपका जो ये क्रिएटिव करियर है, I would say, because you got multiple careers. So जो क्रिएटिव साइड है आपकी, where you started as a singer, am I right? Yep, you're right, absolutely. तो ये शुरू कहाँ से हुआ, मतलब कैसे आपको लगा कि you should start singing? राइट, सो टू बी ऑनेस्ट शुरू बचपन में ही हुआ था ज़्यादा, क्योंकि मैं दोनों साइड था। डैड स्पोर्ट्स में थे और मॉम जो थे वो सिंगिंग म्यूज़िक के टीचर थे। ओके। तो उनके सिखाने पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे वो जैसे ट्यूशन भी लेते थे, वैसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे तो ट्यूशन्स लेते थे घर पे, एंड वहाँ जब वो सिखा रहे होते तो मैं ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेता था वहाँ पे बैठे हुए कि हाँ यार मेरा भी मन करता है। मॉम कहते भी थे कि आप ज्वाइन करो क्लासेस, बट मैं वो सीरियसनेस से नहीं कर पाता था, क्योंकि एक क्लासिकल को लर्न करने में आपको 10-15 साल भी लग सकते हैं। सो शी वाज क्लासिकल, हाँ जी। सो शी इज इनटू दैट लाइक प्रॉपर एथिकल, जैसे एथनिक कहते हैं, जिसमें प्रॉपर कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का मिक्स जो होता है, जिसमें कथक वगैरह भी वो सिखाते रहे हैं। अच्छा जी। तो उसके साथ साथ म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते थे कि मैं सारा पढ़ूं, तो वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करती थी हर बार कि मैं सीख ही नहीं पाता था, थोड़ा सीखता हूँ थोड़ा नहीं सीखता था। एंड उन्होंने फिर मुझे और उनके भी गुरु रहे हैं, उनके पास भी सीखने को भेजा है, बट मैं कभी भी उस लेवल पे नहीं सीख पाया। मुझे लगता था कि सारे गामा पा हो गया, अब क्या नेक्स्ट मुझे पॉप में जाना था या मुझे बॉलीवुड स्टाइल ऑफ सिंगिंग पसंद थी, तो वो चीज़ हमारी मैच नहीं हो पाई। बट ऐसे कई गाने थे जो उन्होंने मुझे सजेस्ट करे, जो आज भी मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, तो वहाँ से सारा स्टार्ट हुआ है।
दैट्स ग्रेट. सो आप जब यहाँ पे आए ऑस्ट्रेलिया में तो यू केम एज अ स्टूडेंट. हाँ जी मैं है 18 ना. साल तो का फिर था. हाँ जी. रियलाइज कैसे हुआ कि अब सिंगिंग स्टार्ट की जाए, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ तो खुद ही इतनी टफ होती है कि उसमें कुछ और सोचना. सो ये सिंगिंग कहाँ से उसमें ऐड हो गया? ये स्टूडेंट लाइफ के बाद ही हुआ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ तो आप ये भी नहीं सोच पाते कि अगला डॉलर कहाँ से आने वाला है. तो आपको कमाना है और खर्चा करना है साथ साथ ही. तो जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक छोटी दौड़ सबकी होती है जो होती है PR के लिए, है ना, यहाँ पे. तो वो करते करते मुझे लग रहा था कि मैं कौन सी ज़िंदगी जी रहा हूँ कि भी मैं बिल्कुल भी वो सोच ही नहीं रहा हूँ. या जो मेरे क्रिएटिव जूसेस हैं जो मुझे बार बार TV देखने पे मजबूर करते हैं कि मैं खुद से डांस करने लगूँ या गाने लगूँ, वो मैं नहीं कर रहा हूँ. और नहीं कर रहा हूँ एज इन कि मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल फील्ड नहीं है जो मैं अपने पैशन के साथ जोड़ सकूँ. तो फिर ढूंढते ढूंढते मुझे उस टाइम पे एक रेडियो मिला. मैंने फिर वहाँ पे रेडियो पे रेडियो जॉकी करना शुरू किया. अच्छा जी. बिकॉज देयर वाज नो वे आई कुड हैव फाउंड समवन इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री जहाँ पे इंडस्ट्री दूर दूर तक एग्जिस्ट ही नहीं करती. बिल्कुल नहीं ऑस्ट्रेलिया में, है ना. तो फिर रेडियो वॉज एन एंट्री डोर. इवन दो इट वॉज अ वॉलंटियर पोजिशन आई स्टार्टेड. उसके बाद मेरे को वॉलंटियर पोजिशन डांस मतलब डांस की जो ग्रुप परफॉर्मेंसेज होती थी वहाँ करने के मौके मिले 2-4. तो फिर मुझे धीरे धीरे करके इंडस्ट्री बननी शुरू हुई कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑस्ट्रेलिया में इवेंट्स भी होते हैं, इंडियन इवेंट्स. अब वहाँ जाके अपना मतलब हुनर दिखा सकते हैं. तो दैट वाज हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड हाउ इट इज़ रनिंग आउट कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स अपने पहले गाने में लगा दी थी. मेरे को ये था कि मैं जस्ट स्टूडेंट के बाहर निकला था, PR हुआ था. अब मुझे था कि अब मैं आई डोंट केयर अबाउट वॉलंटियर. अब मुझे ये है कि प्रोफेशनल या इसको कमर्शियल तरीके से कोशिश करते हैं. कौन सा था वो सॉन्ग? स्वीट लव, माई स्वीट लव, जिनके डायरेक्टर हमारे साथ ही बैठे वजीर भाई. तो उनको भी याद है कि मैंने एक्चुअल में मतलब उस टाइम पे मैं सोच ही रहा था कि करूँ ना करूँ, क्योंकि एक तो होता है ऑडियो बनाने में फिर भी $1,000, $2,000, $3,000 होता है. पर जब वीडियो का सोचते हो आप तो आपको लगता है यार हर चीज़ होनी चाहिए उसमें और अच्छे से अच्छा होना चाहिए. जो कि उस टाइम पे एंड आई एम टॉकिंग आज से 15 साल पहले हमने ये शुरू किया था. जब पहली बारी गाना भी बना है, एक शॉर्ट फिल्म भी बनी थी जिसमें मैंने वो गाना भी डाला था. एंड जब ये उस मूवी का नाम भी था आई एम इन लव. तो हमने उसको टेस्ट किया था जब ऑडियो बन चुका था, उसके एंड में वो गाना डाला था. सो एवरीवन वाज फुल एंटरटेन. वो 10 मिनट की मूवी के साथ वो 1 मिनट का गाना सुनने पे भी दैट एवरीवन वाज सेइंग कि बना लीजिए. हाँ जी वेरी वेल एक्चुअली. तो उसके बाद सबने कहा गाना बनाते हैं और मेरे और वजीर सर के सच में यही चल रहा था कि अब बना तो लेते हैं बट हमें बनाना है बिग बैंग, क्योंकि वो आए थे मुंबई से और मेरा प्लान ही शुरू से मुंबई का था कि भाई हरिद्वार रहते हुए भी सपने वही वाले थे. तो मेलबर्न में हम फंसे हुए थे. सो हमें ये था कि अब कैसे भी करके उसमें लिमोजीन डालनी है, यॉट डालनी है, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े लोकेशंस, एक्टर्स डालने थे. तो बड़ा सेट बन गया था हमारा. एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा. गलत लोग भी मिलने ही थे बीच में, ये पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी और कंट्री में ऐसा काम कर रहे हो. बट टर्न्ड आउट कि हमारे अच्छे खासे खर्चे लगने के बाद भी वो सॉन्ग का जो हमारा रिजल्ट आया अमेजिंग था. मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के लिए, वो पहली बारी कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में हो पाना भी बहुत बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात. आई रिमेंबर दोस डेज. हाँ जी. एंड एवरीबडी वाज गिविंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बट व्हाट पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज अब इसके बाद क्या. सेम चीज़ जैसे हमें ये था कि हाँ, तो दैट्स वेयर वी गॉट स्टक एज वेल. क्योंकि कहना आसान होता है, आप पूरी सेविंग जब एक चीज़ में लगा देते हो तो आपको भी रिकवर करने में टाइम लग जाता है. सो ट्रू. एंड प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते इस कंट्री का ये प्रॉब्लम है, स्पेशली नॉट नोइंग. और क्योंकि यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तब आपको वैसे भी लोग नहीं पहचान पाएंगे कि हम किस पे पैसा लगा रहे हैं. सो आपके जैसे सिंगिंग यू टोल्ड मी ये DNA में था, मम के थ्रू आया. सो मम्मा इज हैप्पी नाउ? Never happy. Okay. Neither mom or I would say neither the family, क्योंकि उनके हिसाब से परफेक्शनिस्ट, वो आप में परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, है ना. स्पेशली नोइंग कि वो क्लासिकल बैकग्राउंड से हैं. और मैं आज तक भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया हूँ, जबकि मैं क्लासेस अभी भी लेता हूँ सुबह 4 बजे उठ के भी. मतलब नॉट एवरी डे पॉसिबल है बट एटलीस्ट 2 से 3 दिन 4 दिन मैं करता हूँ कोशिश कि मेरा रियाज जारी रहे, है ना. बट जब उनके साथ बैठता हूँ, जैसे अभी छुट्टियों पे गया था, मॉम के साथ बैठा हुआ था, तब भी वो कुछ ना कुछ ऐसे कहेंगे कि ये भी करो, नहीं इसको ऐसे करो, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, इसको बेटर कर सकते हो. और वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. क्योंकि गुरु है ना, माँ भी है, गुरु भी है. माँ भी है और गुरु भी हैं, और वो अपने आप में एक मेरे लिए इंस्पिरेशन भी हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि वो मुझे ये बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाई, मैं रेडियो करना चाहती थी कि मैं रेडियो जाके परफॉर्मेंसेस करूँ, बट मेरी उनकी तबीयत उस तरीके से अलाउ नहीं करती थी, आज भी थोड़ा सा. बट वो मुझे हमेशा से इस बात में इंस्पायर करती रही हैं कि डोंट थिंक ट्वाइस. मतलब अगर कुछ करना है तो लाइफ में वो करते रहो, ठीक है. जो सही गलत होना है वो बाद में हो जाएगा, हाँ. क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे तो नहीं हो पाएगा. बट हाँ, गलतियों को सुधारो टाइमली. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं उनको
5% भी नहीं हूँ जो एक्सपेक्ट करते हैं, बट उनके अकॉर्डिंग मैं ये हूँ कि जो कर रहा है लड़का एटलीस्ट, मतलब पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई कर भी नहीं रहा है, तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि नो वन मेक्स मी फील प्राउड कि जो एटलीस्ट इस लाइन में है, ना नॉलेज होते हुए भी उस लेवल की उस नॉलेज को ग्रैब करके परफॉर्म भी कर रहा है और यू नो मतलब बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्रिएट करना। लोग बातें बहुत करते हैं बट क्रिएट करने में जो जान निकलती है ना, वो शायद ही कोई जानता होगा, मतलब, और वो तभी पता चलती है जब आप उस रास्ते पे चलने शुरू करते हो। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि मॉम उस टाइप में मेरे को बहुत वो करती हैं कि आप करते रहो, बट हाँ गलतियाँ जल्दी जल्दी सुधारते भी रहो अपनी। दैट्स वेरी नाइस। तो मम्मा के लिए आपने बताया कि सॉन्ग, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो क्या आप हमारे लिए 2 लाइन्स प्लीज गा सकते हैं, वो मदर वाला गाना? दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली, ये गाना मतलब इस साल ही हमारा स्टार्टिंग में शूट हुआ था। हाँ जी। तो जनवरी 2024 में मैंने जब ये गाना शूट किया था इंडिया में, तो पहला हमारा इंडिया का शूट भी था। और इस गाने के बोल कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मॉम के लिए कुछ किया जाए। मॉम की तबीयत वैसे भी काफ़ी ऑन एंड ऑफ रही है, वो कैंसर से बाहर निकले हैं, अभी पीछे हार्ट अटैक से बाहर निकले हैं, वो मतलब कई चीज़ों को उन्होंने, जिन चीज़ों को जिसको हम बोलते हैं ना डिफीट किया है, दैट मेक्स मी फील लाइक कि मतलब वो जो सिर्फ एक ऐसे इंस्पिरेशन नहीं है, एक वॉरियर रह चुके हैं, है ना। तो अभी जो गाना मैंने उनके लिए बनाया है, उसके बोल कुछ इस तरीके से कि माँ तू मेरा दिल, माँ तू मेरी जान, तू मेरी है ज़मीं, तू मेरा आसमां, मैं जीऊँ जिसके लिए वो तू है मेरी माँ, तू मेरी है खुशी, तू मेरा है जहां। So this is how it goes. Very nice, very nicely worded. And I can tell कि हुआ क्या था कि उन्होंने इस फिल्म में एक्ट भी किया था। अच्छा। तो इस गाने में वो रियल में जो मदर हैं एंड शी इज़ देयर। हाँ, यंगर वर्जन किसी एक्टर ने किया है, वो राज धालीवाल पंजाबी एक्टर है, काफ़ी फेमस है। तो यंगर मदर का रोल उन्होंने किया है, जो एक्चुअल मदर का रोल है, जो जिसमें मैं रो रहा हूँ या ऐसे हो रहा हूँ, बहुत इमोशनल हो रखा हूँ उस गाने में भी, तो वो उन्होंने ही किया था मॉम ने रोल। सो दैट वाज आल्सो अ रियल लाइफ सिनेरियो। एंड आई डोंट नो कि किसी ने भी, मतलब यहाँ तो चलो ज़्यादा नहीं पता चल पाता लोगों को, बट इंडिया में जिनको भी पता था या जिनके भी सर्कल में जानता हूँ, सब ये बताते हैं कि तो बहुत वायरल हुआ था इंडिया में। सब लोगों ने उसके इंस्टाग्राम रील भी बनाई थी और काफ़ी अपने मदर को डेडिकेट किया था, जैसे मेरे लिए था ये। वेरी टचिंग सॉन्ग, व्हेन यू sang it, it was like रूह को टच करने वाला। बिल्कुल, बिकॉज जो रूह को चाहिए वो पहचान जाती है कि मुझे क्या चाहिए, वो इंटरनल कनेक्शन। सो आपकी मम वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, हु वाज द अदर वन जो कि आपको शायद टीवी में देखा हो या कहीं रेडियो पे सुना हो, तो आपको लगा ओके मुझे भी यही करना है? करेक्ट। उसमें देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे को लगता है ए आर रहमान के ही सॉन्ग्स थे जो कानों में ऐसे लगने शुरू हुए कि ये क्लासिकल के साथ साथ पॉप है। हाँ जी। जो कि मेरा वर्जन और मॉम का वर्जन साथ में हुआ, ठीक है। उन्होंने कई माँ वाले गाने भी किए हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा टच करते हैं। वन ऑफ दोज इज लुका छुपी। लुका छुपी बहुत हुई, तो दिस वाज हर एंड लता मंगेशकर। तो दैट मेक्स मी इनसाइड, मतलब अंदर तक हिला देता वो गाना। True. क्योंकि वो आपको एक प्यार वाला वर्जन भी दे रहा है और पॉप वाला और कमर्शियल बॉलीवुड वर्जन भी दे रहा है। सो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्पिरेशंस फॉर मी जेन्युइनली। उसके अलावा जो मेरे को एनर्जी या इंस्पिरेशन मिला है वो ब्रूनो मार्स या बियॉन्से या फिर आप कह लें माइकल जैक्सन, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि ये डांस भी करते हैं गाने के साथ साथ, और दैट इज़ वन ऑफ द माई अदर एनर्जी। ठीक है, वो सब चीज़ें कोलैबोरेट करके अभी तक मेरा जो एक नया अलग टाइप का जॉनरा बन रहा है, वो मैं मतलब अभी भी वर्कआउट कर रहा हूँ। 15 साल इस इंडस्ट्री में, सॉरी 15 मैंने ज़्यादा कह दिए, 10 से एग्जैक्टली 11 साल। तो 11 साल पहले 2013 में हम लोगों ने गाना स्टार्ट करा था। मतलब फर्स्ट सॉन्ग किया था, फर्स्ट ये रेडियो वगैरह सब चीज़ें इसी टाइम पे हुई हैं। फर्स्ट शॉर्ट फिल्म भी तभी आई है। बट इन लोगों की वजह से एक इंस्पिरेशन मेरी ऑलरेडी चल रही थी इन द बैकग्राउंड, और वो जब बाहर आनी शुरू हुई तो ये गाने बनने शुरू हुए जो अपने तरीके से बन रहे थे, which is very pop and mixed. यूनिक होना चाहिए ना, you are you and there is a reason why you are you. और अगर पता है कि क्रिएटिविटी में अगर आप कॉपी कर देते हो ना तो बहुत इजीली it's visible, मतलब it's not you, पता चल जाता है। So it has to be कि इंस्पायर, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ले सकते हो, बट बनेगा अपना ही, डेफिनेटली। That's very right. और निश, आपने कहा जैसे ये सारा आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए, तो कौन से वो चैलेंजेस, अगर कोई चैलेंज आया और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि चैलेंजेस ही आते हैं और आज तक भी आ रहे हैं।
ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आपको मेक फील कराएंगे कि यार बस दैट्स इट, मतलब अब नहीं करो, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम आ गया, आप बड़े हो गए हो, आपका मतलब वो टाइम चला गया जब आपको ये सब करना चाहिए था. बट ऑल दीज चैलेंजेस आर द वन विच मेक्स यू फील मोर कि अब तो करना ही है, अब करना है सबको रॉन्ग प्रूव करने के लिए. सो फ्रॉम डे वन व्हेन आई स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलिया एज अ सिंगर, तब से लेकर आज तक मैं सबको गलत ही प्रूव करता आ रहा हूँ, विच इज़ व्हाट आई लव डूइंग अबाउट दिस, है ना. बट हाँ, सही टीम ना मिल पाना, वन इंडस्ट्री का यहाँ ना होना, दूसरा उसके बावजूद भी लोगों को डीमोटिवेट करना, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग आपको डीमोटिवेट कर देते हैं. वो बहुत बड़ा यार ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, या फिर आपके बस का नहीं है, मतलब एवरीथिंग. और वो चीज़ जो है ना आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि भाई एक मैं अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा, ठीक है, मैं तो वेट नहीं करूँगा रिटायरमेट के बाद 60 साल के बाद ये करने के लिए, तो अगर मेरा अभी टाइम है तो मैं अभी करूँगा. हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज आता है मनी, नो डाउट, एवरीथिंग गोज एंड रन्स विद द मनी, एंड दैट्स व्हाई द अदर करियर यू आर टॉकिंग अबाउट. तो उन करियर्स में मेरा आना ही इसलिए हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं इवेंट भी, वन ऑफ देम इज इवेंट, क्योंकि इवेंट इज बीइंग क्रिएटिव इंडस्ट्री येट यू आर गेटिंग समथिंग बैक. करेक्ट. तो आप एक सर्कल रन कर सकते हो. उसके अलावा फाइनेंस, रियल एस्टेट इज जेन्युइनली वेयर आई कैन अर्न मनी, वेयर आई कैन एक्चुअली स्पेंड मनी इन दीज थिंग्स. तो वो साथ साथ चलते हैं और दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल रही हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. जैसे आप कहते हैं ना, जो चैलेंजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं उसके रास्ते भी फिर रब ही निकालता है, तो वो निकलते रहते हैं, आज तक भी निकल रहे हैं, एंड आई एम लविंग द जर्नी. दैट्स गुड. वो अभी दिलजीत दोसांझ का वो वीडियो है, बहुत वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को अभी तक चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, आई थिंक, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का चैलेंज है कि खड़े रहना अपने दम पे और काम करते रहना, और लोगों को जैसे आपने कहा गलत प्रूफ करते रहना. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि दिलजीत के कॉन्सर्ट्स ए आर रहमान से भी ज़्यादा होंगे. आप समझ रहे हो वो बात. तो सलमान खान भी मेलबर्न आ चुका है, बट उसकी पॉपुलैरिटी दिलजीत से ज़्यादा या करण औजला से ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे, जबकि वो सुपरस्टार कहते हैं एक टाइम. राइट. सो एवरीथिंग इज अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट चैलेंज, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने लिए लगे रहेंगे. बिल्कुल. एंड ही स्टेज कंसिस्टेंट, एंड दैट्स वेयर यू गेट द रिजल्ट्स. एब्सोल्युटली. सो आपने इवेंट्स को टच किया जी. और ये जो सारे नाम आप ले रहे हो, ये सारे मेलबर्न में आते हैं थ्रू दोज इवेंट्स. सो आपकी एंट्री कैसे हुई इवेंट मैनेजमेंट? मेरी भी सिमिलर तरीके से हुई, क्योंकि मैंने कई आर्टिस्ट के लिए ओपनिंग एक्ट की तरह परफॉर्म किया. आरडीबी, बोहेमिया, इन सब के लिए जब ये स्टेज ओपन करते थे, बिलाल सईद एंड ऑल, इनसे पहले मैं परफॉर्म करता था. ओके. सो आई वॉज गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जो सुनना चाहते थे म्यूजिक. ओके. सो इन आर्टिस्ट के थ्रू मैं भी दिख रहा था. देयर वाज अ टाइम व्हेन मैं अपना ही गाना प्रमोट कर रहा था. स्वीट लव हुआ, उसके साथ एक दो और गाने जब मेरे रेडी हो रहे थे, और कई ऐसे गाने थे जो मैंने इंग्लिश बनाए थे स्टार्टिंग में. ओके. सो हिंदी या पंजाबी बनाने से पहले मैंने इंग्लिश शुरू कर दिए थे, बट उसके लिए मुझे ऑडियंस नहीं पता थी मैं कहाँ जाऊँगा. ठीक है, स्पेशली बीइंग अ ब्राउन बॉय एंड इन अ कंट्री ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर आपको कोई जल्दी से एंट्री भी नहीं देगा. तो वो अभी तक भी वो बैरियर ही है, और वो चीज़ शायद ओपन हो फ्यूचर में. बट हिंदी पंजाबी के लिए मुझे आइडिया था कब कहाँ जाना है, मुझे कनेक्शंस मिलते गए, उनके साथ में परफॉर्म करता गया, और फिर मुझे पता चला कि मेरी एक ऑडियंस अपनी बन गई थी. वो ऑडियंस चाहती थी कुछ और म्यूज़िक भी सुनना, जैसे कि मैं भी सुन रहा हूँ, मतलब क्योंकि जो मैं प्रमोट करूँगा वही वो देखने भी आना चाहेंगे. उसके साथ आया एक टाइम न्यूक्लिया करके EDM परफॉर्मर, अंडरग्राउंड म्यूजिक काफ़ी फेमस हो रहा था. ओके. तो वो मेरा एक फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट परफॉर्मेंस या फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूजिक मैं लेके आया था इंडिया से यहाँ पर. 2016 में पहला इवेंट हुआ था हमारा. इट वाज कॉल्ड इल्यूजन फिएस्टा. तो हम कर चुके थे पहले भी इवेंट्स वाइल यूनी चल रही थी, बट उनको जब एक आर्टिस्ट को लेके आना होता है तब वो बड़े स्केल पे हो जाता है. राइट. उससे पहले हम जो छोटे स्केल पे कर रहे हैं वो हम यूनिवर्सिटी के साथ साथ कर रहे थे. तो इवेंट में एंट्री हमारे 2013-2014 में हो चुकी थी. सो दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट निश, व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट योरसेल्फ, एंड जो ऑडियंस है उनका आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एंड दे कैन टेल यू देयर चॉइसेस व्हाट दे वांट टू हियर. सो दैट मस्ट बी गिवन देम अपर हैंड कि कोई उनको समझता है, एंड दे कैन समबडी कैन सर्व as they want it. Correct. See, I think what you said is exactly all about energy. Oh yeah. लोग कैसी गाने सुन रहे हैं, वैसी एनर्जी, और उसके बाद उसको उनके वैसे इवेंट मिल रहे हैं. तो आज भी जब मेरे से लोग बात करते हैं तो मुझे पता है कि मेरी एनर्जी उधर ही ज़्यादा मैच करती है जहाँ पर जिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस में ग्रो. फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई सॉर्ट स्टाइल म्यूजिक भी थोड़ा अर्बन. अब वही चीज़ मैं यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था अपने इवेंट्स के थ्रू, सो दैट वही बॉलीवुड कनेक्शन भी रहे, उसमें थोड़ा डिफरेंट बीट्स भी रहे, और लोगों को सेफ फील हो. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा इवेंट्स में आने का ये भी था कि आप सेफ अगर नहीं फील करते हो, इफ़ द इवेंट्स इज ऑल अबाउट जस्ट वन sort of kind of people, it's never going to work.
It has to be comfortable for women, it has to be comfortable for kids, it has to be perfect for the people who love music. Right. So वो चीज़ धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस हुई with the type of music I love, with the type of music people loved with through me. So you said the music you love, so that would be your choice of songs as well. So what would we can say कि आपका genre है? Which is like I said before कि थोड़ा सा बॉलीवुड होगा उसमें, थोड़ा अंडरग्राउंड टाइप होगा जो कि लोग सुनना पसंद करना चाहेंगे क्योंकि वो लाइक्स ऑफ द सेम म्यूजिक होगा जैसा चलता है ना, और वो होगा जो डांस करने को मजबूर करता है अल्टीमेटली। बाहर जब लोग निकलते हैं तो वो सिर्फ एक ईयर्स के लिए नहीं, अपने भी पैशन के लिए निकलते हैं बाहर। आजकल के टाइम पे बाहर निकलवाना इम्पॉसिबल है। खाना तक लोग घर बुलाते हैं तो आर्टिस्ट को भी घर ही बुलाने लग गए। वर्क फ्रॉम होम जेन्युइनली मैंने इतनी जगह देख ली कि लोग क्या कहते हैं कि घर पे पार्टी करेंगे और घर पे आर्टिस्ट को बुला लेंगे और सुनेंगे इस चीज़ को, है ना। इट्स वेरी कॉमन थिंग। सो इस टाइम पे बाहर लेके आना हैज़ टू बी फॉर एनर्जी ऑफ म्यूजिक एंड डांस बोथ, प्लस द ओवरऑल थिंग कि आप उनको फैमिली, है ना, मतलब फैमिली क्रिएट करवा पा रहे हो कि फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट है, क्योंकि हर चीज़ घर पे नहीं हो सकती, हर चीज़ एक जगह पे नहीं हो सकती, बट एक जगह जहाँ पे सब कुछ मिल जाए, ग्रेट फूड, ग्रेट प्लेस, ग्रेट पार्किंग, यू नो, एंड एवरीबडी डिफरेंट टाइप के लोग आके स्टिल फन कर सके, वो इस टाइम पे भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। फनी इनफ कि कोविड के टाइम पे ये इतना ईजी था कि वी वर हैविंग 500 पीपल एट वन प्लेस, जबकि कोई बाहर नहीं निकलता था, बट वो चाहते थे बाहर निकले, है ना। तो साल में एक ही इवेंट होता था न्यू ईयर का, जो कि अभी हमारा आने वाला वैसे भी, उस सेम इवेंट में 500-600 लोग ऐसे आते थे दैट दे वुड लव टू कम, डजंट मैटर कोविड क्या चल रहा है, कहाँ क्या वायरल चल रहा है, डजंट मैटर। सो दैट एनर्जी वॉज अमेजिंग। वही एनर्जी वी आर कंटिन्यूइंग येट। तो अब इंडस्ट्रीज का फैमिली इवेंट्स में भी मुझे 7 साल हो चुके हैं, एंड नॉर्मल मतलब जो इवेंट्स होते थे, जो क्लबिंग इवेंट्स होते थे, उसमें हमें ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं, एंड वी बीन डूइंग इट वेरी कंसिस्टेंटली ऑन सिमिलर लेवल आज भी। And you've seen one of them. हाँ जी, definitely. I've been a part of not one, I would say few. Many of them, of course. हाँ, वजीर भाई ने तो क्लबिंग इवेंट्स भी देखे जब हम लोग गाने प्रमोट करते थे। प्रमोट करते थे। तो उस टाइम गाने प्रमोट करने के जरिए से हम लोग इस चीज़ में ज़्यादा एंटर हो पाते हैं। Because then you see कि यहाँ पे ऐसे हम अपने आप का अपना प्रोडक्ट कैसे और कहाँ रख सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ कोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट आप ये भी सुनते हो कि वही गाने जो वो लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं उसको बनाना कैसे, right. उससे इंस्पिरेशन लेके आपको बनाना कैसे, वो भी चीज़। तो दोनों इंडस्ट्री साथ साथ स्कूल, not a event, it's a school. It has never been about money for me. दोनों ही इंडस्ट्रीज, चाहे वो गाने बनाने से लेकर चाहे वो इवेंट्स कराना हो, it was never about money. It was more about having people together, learning their taste and delivering them what they love the most. That was always the case. और इसीलिए I would say touchwood, इतने लॉसेस के बावजूद भी वी कीप गोइंग, बिकॉज इट्स नेवर अबाउट द मनी। मतलब अपनी जेब से भी लगा रहे हैं तो फिर उस करियर में से लगा पा रहे हैं जहाँ से हम कमा भी लेते हैं। That's where we come in the picture, like Roo Dariya, because we talk about the Roo. Absolutely. Because what you do sometimes as a work or as a study or whatever you're doing in your life, you're doing it because that's your duty or this is the part of the thing you are doing, you know. Food for the soul. Food for the soul could be different than what you are into, but that could be entirely different. So what you're doing, that's what we crave for. आप मतलब जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनका क्या है वो फूड फॉर द सोल वाला पार्ट क्या है, what gets them going every day, है ना। क्योंकि जॉब तो सिर्फ लोग करने के लिए करते हैं, वो तो करना पड़ता है, there is no choice. अगर सबको चॉइस मिल जाए तो people will do what they want to do, but वो सबको नहीं मिलता। There are only few lucky ones जो चाहते हैं what they want, what they passionate about, they can get to do that work, but not everybody is fortunate enough to do that or get to do that. So but the soul craving always there, so the music is for you, as you said. Correct. So आपके बहुत सारे गाने वायरल हुए. There was one song particularly which was Credit. Oh yes, okay, yes. So there were few successful stories like songs. What was it and what happened? Because उसका बहुत सारा story before and after, there was quite a few things happened around that song. Correct. तो जैसे कि आपने देखा ना, माँ वाला सॉन्ग भी कोई रीजन से हुआ था कि I really wanted to give something to my mother in terms of a song, है ना। तो क्रेडिट भी ऐसे निकल के आया कि बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम पे अलग अलग चीज़ें हो रही थी, लोग यूनाइट हो रहे थे ओनली सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसमें मेरे अगेंस्ट थोड़ा सा डिफेमेशन का कंट्रोवर्सी हो गया था। I was just sitting, I was being a part of just what I do. I love promoting things. तो उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग एक कैंपेन चल रहा था कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, और किसी ने कैंपेन शुरू किया था जिसको प्रमोट करने के लिए आई सॉ कि देयर इज़ अ नीड फॉर इट,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पहुँचे. I just promoted it everywhere that I know because being promoting events and songs for so long period, मुझे पता था कि कहाँ पर किसको उस चीज़ को डालना है, मतलब प्रमोट कराना है उस चीज़ को. That was such a genuine reason to promote Absolutely. that. Because that, you know, it's like you're not expecting anything. You just got to do it because you also connected with that artist. Correct. वो प्रमोट करा, कंट्रोवर्सी थोड़ी सी बढ़ी इस तरीके से, और हुई किस तरीके से कि मुझे टीवी स्पेशली आई एम ट्राइंग टू रिकॉल रिपब्लिक टीवी, अगर आपको याद हो तो, जो बहुत फेमस हैं, द जेंटलमैन अर्नब गोस्वामी. ठीक है, yes, yes. उनकी तरफ से एक इन्विटेशन आया कि भाई यू आर द पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, यू आर सीन यू डूइंग समथिंग फॉर दिस कैंपेन, कैन यू कम एंड हैव अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मेलबर्न रिप्रेजेंटेटिव. तो आप मेलबर्न को रिप्रेजेंट करें एज, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि 4 और सिटीज से उन्होंने लोगों को बुलाया कि कैसा चल रहा है आपके यहाँ. राइट. उस इंटरव्यू में मैंने एग्जैक्टली सेम ही चीज़ बोली कि भाई देखो, इट्स समथिंग विच हैज़ हैपेंड, और मेलबर्न की ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उस वजह से पैसे इकट्ठे हुए, बोर्ड्स लगे, एंड रिस्पॉन्स इज अमेजिंग. ये सब किसी को गलत सुन गया, उनको ये लगा कि आई एम ट्राइंग टू से कि ये मैंने किया है, या मैं इसमें कोई पार्ट हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मैंने शुरू किया था. नन ऑफ दोज थिंग्स. वो इंटरव्यू भी सबने सुना, बाद में सबको पता चला कि जब डिफेमेशन हो गया है मेरा, हाउ आई कुड हैव बीन एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कि मैंने कुछ गलत ना क्लेम किया ना बोला. ठीक है, एंड दैट्स वाई लॉयर्स और ये गाना, 2 चीज़ें साथ साथ मेरे को रिप्रेजेंट कर पाई टाइमली, कि वो चीज़ जिन्होंने मेरे अगेंस्ट शट, मतलब वो स्टार्ट किया था, वो शट भी एकदम से हो गया था 3-4 दिन के अंदर ही. That's great. पर वो 3-4 में डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका था कि दैट पर्सन हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दीज लॉयर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई वॉज नेवर रॉन्ग. और उनके साथ कम से कम 4-5 हज़ार लोग और थे सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न की बात कर रहा हूँ मैं. आप बिलीव करोगे कि दीज वर सम पीपल हु आर थ्रेटनिंग कि मैं ऐसे कर दूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, बिकॉज ऑफ नो रीजन. एक जन ने भड़काया, सारी जनता भड़क गई, एंड दैट सॉन्ग हैड टू कम. मतलब वो मैं कुछ और नहीं कर पा रहा था. वो 4 दिन जब तक ये लीगल पार्ट भी चला, या 5 दिन चला, तब तक मुझे बस ये समझ में आ रहा था कि मुझे तो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ आती है, मैं गाना. और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बर्नट आउट हो रखा था, मतलब ऑलमोस्ट रो ही रहा था, बट बीइंग यू नो वो निकाल नहीं पा रहा था. बस वो इस गाने के थ्रू बाहर निकल के आया. तो इसने भी ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों को सिखाया कि भाई दिस वाज नेवर अबाउट क्रेडिट, मैं कोई क्रेडिट ले ही नहीं रहा था. एंड व्हाट वाज द वर्ड्स ऑफ, सुनो 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 एक अज न्यूज़ एक आई, चारे 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 पासे पै गई दुहाई, किसे किसी ना से मैं गल कोई लाई, साफ साफ अंग्रेजी जिस गल समझ आई, पर कुछ ने सियाने बदनाम मैनू करी जांदे, चुप करके बैठा ताही सिरे चढ़ी जांदे, सारा कुछ जानते हुए मेरे उत्ते वरी जांदे. इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग, क्योंकि मैं ना वो इट वाज सच अ, उस टाइम एनर्जी कुछ वो बना था. हाँ, तो वो सॉन्ग उस एनर्जी में बना था कि आई एम नॉट एबल टू रेप्लिकेट राइट नाउ, बट पॉइंट इज कि वो the words are saying as it is saying कि क्या हुआ था. वो वर्ड एग्जैक्टली बता रहे हैं कि किसी न्यूज़ पे आया, एंड यू नो मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई उस चीज़ से, एंड हाउ एट द एंडिंग ऑफ दैट सॉन्ग गोज टू कि एक तो मैं किसी का क्रेडिट लेता नहीं हूँ, नेवर, आई हैव ऑलवेज गिवन क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू. मोर इम्पॉर्टेंटली मैं क्रेडिट प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि मेरा ब्रांड भी क्रेडिट मैक्स है. तो सो इट वॉज जस्ट दैट सटल आंसर्स टू एवरी वन इन अ वेरी रैप स्टाइल फ्लो मैनर, कि एक मैं किसी के साथ रास्ते गलत नहीं करता हूँ, ना करूँगा, बट अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं आई एम नॉट गोना स्टैंड बिहाइंड और चुप करके बैठा रहूँगा. सो आई हैड टू गिव आंसर्स. मेरा आंसर्स क्रिएटिव था, मेरे लॉयर का आंसर्स जो राइट लॉजिकल और लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से था, डिफेमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, एंड वेरी वेल हैंडल्ड बोथ साइड्स. So that's why one of these songs got viral, and that was just a very momentary song. But it's available on all the platforms. It's available on YouTube as well as a lyrical song, and it's मतलब बहुत अच्छा हमें उसका response लगा. So no doubt, thank you so much for acknowledging it. No, because it's not. I mean, I think it happens to many other people at different ways in different कंडीशंस, बट ये कुछ ना कुछ होता रहता है. लोग चुप करके जाते हैं, लोग चुप करके बैठ जाते हैं जब उनको कोई डराता है. राइट. तो डरना तो यहाँ पे है ही नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ऑस्ट्रेलिया आ चुके हो, अब इंडिया तो हो नहीं, तो अगर सबसे पहली बात आपको कोई किसी छोटी सी बात पे डराए और आपने गलत नहीं किया है, तो यू हैव टू टेक योर स्टैंड. एंड आई थिंक दिस वाज आल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. राइट. एंड आई वुड से नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड वाइड, डोंट जस्ट खड़े हो, अपनी बात रखो जो है. सो निश, आपने जैसे गाने का बताया, क्रेडिट का, और यू हैव डन सो मेनी अदर सॉन्ग्स, म्यूज़िक वीडियोस भी किए हैं आपने, शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं. सो
तो आपको जैसे लोग या जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो एनी फैन मोमेंट दैट यू वांट टू शेयर विद अस, क्योंकि इतना काम करने के बाद इट मस्ट बी वेरी फुलफिलिंग टू हियर सम काइंड वर्ड्स. एब्सोल्युटली ऐसा एक गाना था मेरा नाइकी, जो मैंने सॉर्ट ऑफ कमबैक सॉन्ग बनाया था, क्योंकि कोविड के टाइम पे ज़्यादा नहीं बन पा रहा था, इट वाज वेरी हार्ड. तो और मैं क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिजी बहुत हो गया था, तो जब मेरे को एक कमबैक सॉन्ग चाहिए था जिसमें मैं एनर्जी आए, तो नाइकी वाज वन ऑफ देम. मेरे यूट्यूब पे है, और वो फिर मैंने इन इवेंट्स पे परफॉर्म करना शुरू किया दिवाली न्यू ईयर्स पे. तो जब न्यू ईयर पे मैंने परफॉर्म किया एंड आई वाज परफॉर्मिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो जब वो परफॉर्म किया तो बच्चे बहुत उससे कनेक्ट हुए, क्योंकि नाइकी वर्ड्स थे उसमें, बहुत अच्छी अच्छी डांस परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी. तो वन ऑफ अ वेरी यंग किड, आई थिंक मस्ट हैव बीन 2 years 3 years old मैक्स, वो आके मुझे कहती है I'm a big fan. And I was like wow, like wow. बाहर हम लोग कनेक्ट करते हैं, पेरेंट्स साथ में, एंड शी हग्स मी. और ये वीडियो मैंने वैसे डाली भी हुई है. ये मेरे YouTube पे शॉर्ट्स में होगी वीडियो, I'll share the link. And it was such a soulful moment again. इतना ज़्यादा रूह से कनेक्ट करने वाली चीज़ थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि बच्चे कभी उस चीज़ को पसंद करेंगे, क्योंकि अभी तक जो मैं सोच रहा था कि मैं अपने एज ग्रुप के हिसाब से बना रहा था. एंड दे वुड कम फॉरवर्ड एंड टेल यू सम ट्रू फैंस. आप समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं अगर इनको हग कर दूंगा या कुछ करूंगा तो मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे. नो दोज थिंग्स. शी वाज जेन्युइनली आउट ऑफ प्योर लव, कि शी लव्ड इट एंड शी जस्ट मतलब टोल्ड मी, एंड आई वाज लाइक, मतलब दैट्स हैज़ बीन अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर मी एवरी टाइम. क्योंकि बच्चे अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं ना, वो दिल से वो चीज़ मतलब अप्रिशिएट करते हैं या ग्रेटफुल होते हैं, एंड दैट वाज अ मोमेंट ऑफ लव, लाइक जेन्युइन लव. हाँ, That's great. That's such a cute moment that you shared. Thank you. और निश, जैसे आप काम कर रहे हो and you keep going, keep learning as you mentioned, तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या होंगे, और कोई any interesting collaborations जो हमें देखने को मिल सकती है? Absolutely. कम से कम भी 6 गाने तो मैं अभी रिकॉर्ड करके आ रखा हूँ. तो 5 सॉन्ग्स का EP आने वाला है, एक रिलीजियस सॉन्ग है, 6 गाने वैसे हुए. उसके अलावा 3 गाने वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी, जिसमें काफ़ी कोलैबोरेशंस भी हैं लाइक यू सेड. तो एक कोलैबोरेशन मेरी ऑस्ट्रेलियन सिंगर के साथ है, अर्श सोडी, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. देन 2 मेरी कोलैबोरेशंस हैं इंडिया में, हरियाणवी सिंगर एंड हरियाणवी रैपर के साथ. तो दैट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग एंड वेरी कमर्शियल एज वेल. उसके अलावा 4-5 मेरे अकेले ही सिंगल सॉन्ग्स भी हैं. सो दीज आर समथिंग दैट्स कमिंग. नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो विल कीप ऑन ब्रिंगिंग दैट. बट समथिंग दैट इज गेटिंग रिलीज, अखियाँ करके एक ऑडियो जस्ट अभी रिलीज होने वाली है, कुछ जो इस साल के एंड में भी रिलीज होने वाले हैं. तो अखियाँ करके मेरा नेक्स्ट फ्यू डेज में वो रिलीज होने वाला ऑडियो. So a lot of audio songs are coming which are ready to go. एक वीडियो सॉन्ग्स which is with Digital Mahatmas. समीर दुग्गल एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिनके साथ मेरे पहले भी काफ़ी गाने निकले हैं. One of them was Sexy, जो हम बात कर रहे थे behind the track. तो उनके साथ ही एक गाना मेरा काफ़ी टाइम से रिलीज पेंडिंग था, वो शूट भी हम लोग बाली करके आए थे. वो रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी. तो अर्ली नेक्स्ट ईयर. हाँ, वीडियो इज रेडी, ऑडियो इज रेडी, बस जस्ट उनको टुगेदर करके हमने अर्ली नेक्स्ट ईयर में वो भी रिलीज करना है. That's great. So good luck with your upcoming projects. Thank you. And we wish you a very bright future. Thank you so very much. So आज आपने टाइम दिया हमें, we are very grateful. So thank you so much. Thank you so very much for having me here, है ना. Pleasure. And such a great name. जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा टच करती है वो है आपका नाम और आपके टॉपिक्स, because it is actually कौन आर्टिस्ट होता है जो अपने गाने को नहीं बताना चाहेगा, या वो है ना. तो वैसे ही हर जना जिस चीज़ से कनेक्टेड है, आप उसके रूह को टच करने वाली चीज़ को ही क्वेश्चन पूछते हैं. दैट्स अ वेरी ग्रेटफुल थिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो गाइस, ये थे निश पावा. आई होप उनकी जर्नी से आपको भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे कि कैसे हम रिजिलियंट रहेंगे अपनी जर्नी पे, अपने पैशन के लिए, अपने उस दिल की ख्वाहिश के लिए जो आपको रोज़ सुबह उठते ही आपको रोज़ वो गुनगुनी करती है कि ओके मुझे इस तरफ जाना है. ठीक है, मुझे काम के लिए, कमाई के लिए समथिंग डिफरेंट हो सकता है, बट व्हाट आई क्रेव फॉर. सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल समवेयर इन योर जर्नी एज वेल. अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो please like our channel, subscribe our channel and comment. That's very important. Please comment below so that we would know that आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और वो कौन से टॉपिक्स होंगे जो आपको देखने हैं या सुनने हैं, so that we can explore those topics and work on them. Until then, keep watching रूह दारियाँ. मिलते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्दी ही.